नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो आरएस जंक्शन पर प्रशासकीय नीति शास्त्र में हम सभी बात कर रहे थे अभिवृत्ति टॉपिक पर, ठीक है। और एटीट्यूड टॉपिक को हमने जो है काफी कुछ पूरा कर लिया है। आज की हमारी इस टॉपिक की अंतिम कक्षा होगी। इसमें हम पिछली कक्षा से आगे बढ़ते हुए पिछली कक्षा का एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले अभिवृत्ति को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अभिवृत्ति के विकास के जो कारक हैं उनको हमने अध्ययन किया है। इसके बाद में हमने अभिवृत्ति की जो विभिन्न प्रकार्य हैं उन पर बात की, और हम अभिवृत्ति के विपरीत या अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार कब करते हैं उस पर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। इस कक्षा में मैं आप सभी से बात करूंगा हमारे अगले टॉपिक पर, जो है प्रशासन में नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति के बारे में। और फिर कुछ छोटे छोटे एक दो टॉपिक जो इससे रिलेटेड हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। कक्षा के अंत में हम सभी जो है एक प्रश्न जो है उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वहां से भी हमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब आज हम बात कर रहे हैं अभिवृत्ति के दो प्रकारों पर। एक है नैतिक अभिवृत्ति और दूसरी है राजनीतिक अभिवृत्ति। चूंकि आप सभी प्रशासन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए, ताकि आपको ये पता हो कि कैसे आपकी सकारात्मक नैतिक और सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति प्रशासन को बेहतर बना सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता हो कि क्यों आप में ये दोनों होना आवश्यक है। तो वैसे तो अभिवृत्ति को हम अलग अलग बहुत से प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके पास में सामाजिक अभिवृत्ति हो सकती है। अब यहां पर बदलाव केवल विषयगत है, ठीक है। हो सकता है आप में धार्मिक अभिवृत्ति हो, धार्मिक जो है मुद्दों पर आपकी अलग अलग अभिवृत्ति हो। इसी तरह से अभिवृत्ति हमारी जो है नैतिक हो सकती है, जो कि नैतिक विषयों से जुड़ी होती है। और इसी तरह इसका एक अन्य प्रकार जो है राजनीतिक अभिवृत्ति का होता है। तो इसमें से हमको केवल दो टॉपिक्स पर ही बात करनी है। तो उन विषयों को हम देखेंगे जो कि नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। तो अभिवृत्ति के दो प्रकार हैं हमारे पास में, जिन पर हमें चर्चा करनी है। पहला है नैतिक अभिवृत्ति और दूसरा है राजनैतिक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति पर चर्चा करने के दौरान मैंने आपको यह समझाया था कि अभिवृत्ति की परिभाषा क्या होती है। तो हमने पहले तो यह देखा कि अभिवृत्ति जो है अलग अलग विषयों के प्रति अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक विषय के प्रति व्यक्ति या तो सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक होता है। अब अगर विषय नैतिक मुद्दे से जुड़ा हो तो हम उसको नैतिक अभिवृत्ति के रूप में जानते हैं। वहीं अगर विषय राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हो तो उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो राजनीतिक अभिवृत्ति है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो नैतिक अभिवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन से आपके विषय हो सकते हैं उनको आपको जानना जरूरी है। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? जहां पर आपने पीछे विषय का प्रयोग किया था, हमारी जो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था अभिवृत्ति की परिभाषा, की अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति की किसी भी विषय के प्रति ज्ञान, विश्वास, धारणा, समझ, जो कि उसका संज्ञानात्मक पक्ष है, जिसको हम विचार कह सकते हैं कुल मिलाकर के। दूसरा पसंद या नापसंद, जो भावात्मक पक्ष है। और तीसरा उसकी क्रियाशीलता या फिर अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार या व्यवहार करने की तत्परता, जिसको हमने व्यवहारात्मक पक्ष कहा था। इन तीनों का समुच्चय तंत्र जो है वो अभिवृत्ति के रूप में सामने आता है। तो अगर वो विषय नैतिक हो तो आप परिभाषा, अगर मान लो आपसे पूछते कि नैतिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति का किसी नैतिक विषय, सिद्धांत, ठीक है, या विचार के प्रति। तो आप वहां पर नैतिक शब्द को अतिरिक्त जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब नैतिक सिद्धांत या विचार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नैतिक मुद्दे हो सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दे, अगर उन पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उस मुद्दे के प्रति आपकी क्या सोच है? क्या आप उस मुद्दे के पक्ष में हैं या आप उस मुद्दे को लेकर के एक नकारात्मक जो है व्यवहार करते हैं या नकारात्मक रूप धारण करते हैं? तो उसको हम यहां पर क्या कहेंगे? नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है। इसी तरह से कुछ नैतिक सिद्धांत हो सकते हैं जिनको लेकर के आप ये बात कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर हो सकता है नैतिक निर्णय। विभिन्न प्रकार के जो हम नैतिक निर्णय लेते हैं वो भी इसी के अंतर्गत, तो ये विषय के अंतर्गत हो सकते हैं। अगर किसी भी विषय में ये सम्मिलित हैं, नैतिक मुद्दे, नैतिक सिद्धांत या विभिन्न प्रकार के नैतिक निर्णय, तो वो हमारी नैतिक अभिवृत्ति का विषय बन जाएगा। और उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं, वो सकारात्मक है या नकारात्मक, उसी के आधार पर हम सकारात्मक अभिवृत्ति या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति जो है उसका निर्धारण करते हैं। ये बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नैतिक अभिवृत्ति में क्या होता है। अभी आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे, तब तक हम चलते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति की तरफ। इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें अभी ये भी देखना है कि नैतिक अभिवृत्ति का डेवलपमेंट जो है सुशासन में कैसे मदद करता है, या प्रशासन में इसकी क्या भागीदारी हो सकती है, या किस तरह से व्यवहार हमको करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। राजनीतिक अभिवृत्ति की बात करूं तो राजनीतिक अभिवृत्ति में जैसे नैतिक में नैतिक सिद्धांत आता है, उसी तरह से राजनीतिक अभिवृत्ति में राजनैतिक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत हैं? बहुत से सिद्धांत हैं। जितने भी वाद आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो यहां देखिए आप, हमारे पास में है जैसे पूंजीवाद है, ठीक है, इसी तरह से उदारवाद हो गया। अब ये सब सरकारों के प्रकार हैं, ठीक है। इसी तरह से मार्क्सवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, और भी आपने देखा होगा दक्षिणपंथी, ठीक है, वामपंथी, ये सभी प्रकार होते हैं। या वामपंथी, और बताइए, आपको याद आ रहा होगा अधिनायकवाद, ठीक है, तानाशाही जिसको हम बोलते हैं। अब आपकी इनमें से जैसे मान लीजिए पूंजीवाद दे दिया, तो पूंजीवाद एक तरह का राजनीतिक सिद्धांत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीवाद पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी सरकार के नैतिक निर्णयों को, जो नीति निर्णय उनको प्रभावित करता है। तो पूंजीवाद को लेकर के आपका सकारात्मक पक्ष है या आपका नकारात्मक पक्ष है, उसको हमें यहां पर दर्शाना पड़ता है। इसमें आता है आपका समाजवाद भी आ जाता है। अब जैसे भारत की हम बात करते हैं ना, तो भारत में अगर कोई भी मान लीजिए प्रशासक है, उस प्रशासक का निम्नलिखित में से अगर पूछ ले आपसे कि इनमें से किस एक सिद्धांत के प्रति भारतीय प्रशासकों में जो है ना सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, तो बता सकते हैं ना आप कि समाजवाद, क्योंकि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसी में यह वर्णित किया गया है कि समाजवादी जो है समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं, और वो भी कैसा समाजवादी, मार्क्स की तरह नहीं बल्कि गांधीवादी। तो गांधीवादी समाजवाद की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को हम जो है समावेशित कर सकें हमारी योजनाओं में, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की हम स्थापना कर सकें, ठीक है, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारे राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति किसी व्यक्ति का कैसा दृष्टिकोण है, कैसा उसका व्यवहार है, उसकी पसंद और नापसंद कैसी है, उन सभी का निर्धारण जो है राजनीतिक अभिवृत्ति के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप समाजवाद को पसंद करते हैं, आप उसे समझते हैं और उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो आपका यह सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरह से और भी है हमारे पास में, जैसे कि शासन का स्वरूप, दूसरा क्या देगा, शासन का स्वरूप। अब शासन के स्वरूप अलग अलग होते हैं। आप देखिए, कहीं पर लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पर आपको राजतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलेगी, कहीं पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, कहीं पर संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये सारी अलग अलग प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं जो शासन के लिए तय की जाती है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग रूप हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन जो है एक राजतंत्र है, ठीक है, और वहां पर संसदीय स्वरूप हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आप देखते हैं कि वहां पर अध्यक्षीय प्रणाली जो है उसको महत्व दिया गया है। राष्ट्रपति में उनमें समस्त शक्तियां निहित होती है। इसी तरह से
न्यायपालिका को लेकर के, कार्यपालिका को लेकर के, ऐसे सभी इस प्रकार के जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको लेकर के हमारी कैसी अभिवृत्ति है। तो जो विषय हम लिखेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक विषय, ठीक है, सिद्धांत, शासन के स्वरूप, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मतदान प्रणाली, किस प्रकार की मतदान प्रणाली को आप लेना चाहते हैं। अब मतदान प्रणाली भी अलग अलग तरह की होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, इसी तरह से बहुमत का शासन, या फिर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव, ईवीएम की व्यवस्था, नोटा जैसी, नन ऑफ द अबोव जैसी व्यवस्थाएं, उन सब के प्रति आपकी कैसी सोच है, आप क्या विचार उनके बारे में धारण करते हैं, उनको लेकर के आपकी पसंद या नापसंद का भाव कैसा है, और आप उसके प्रति अनुकूल या प्रतिकूल किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सारे मुद्दे राजनीतिक अभिवृत्ति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? तो एक और जहां पर नैतिक अभिवृत्ति में नैतिक मुद्दों पर, नैतिक सिद्धांतों पर, तो हमें यह देखना होता है कि अच्छा या बुरा क्या है, ठीक है, उचित या अनुचित क्या है, उस विषय के बारे में जो हमने नैतिक विषय लिया है, हमें क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों का जो चर्चा है, जो पसंद है, जो विचार है और जो व्यवहार है, वो सभी मिलकर के, तो तीन चीजें, विचार जो संज्ञानात्मक पक्ष है, पसंद जो कि भावात्मक पक्ष है, और क्रियाशीलता, ठीक है, या आपकी अनुक्रिया, ये होता है उसका व्यवहारात्मक पक्ष। तो ये तीनों पक्ष जो हैं वो यहां पर नैतिक मुद्दे से जुड़े होने चाहिए, तो वो नैतिक अभिवृत्ति का एक प्रकार हो जाता है। अब बात आती है कि प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति से क्या लाभ है, प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति का होना क्यों जरूरी है। चलिए, तो प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति क्यों चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति क्यों चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम प्रशासन को कैसा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम प्रशासन को बनाना चाहते हैं सुशासन। हमारा प्रशासन कैसा होना चाहिए, सुशासन, ठीक है। हमारा प्रशासन कैसा होना चाहिए, समावेशी, मतलब वो हर एक स्तर को, हर एक व्यक्ति को समावेशित करता हुआ चलता है। जनता को, जो निचला वर्ग है, सबसे न्यूनतम जो स्तर पर बैठा हुआ जो वर्ग है, उस तक हम लाभ को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति क्यों चाहिए, सुशासन की स्थापना करने के लिए और हमारे शासन को अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रशासन में नैतिक जो है अभिवृत्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है। तो क्यों चाहिए, सबसे पहला काम, अब आप वो पूरे लक्ष्य लिख सकते हैं जो कि हमारे संविधान के हैं, ठीक है, आप उनको भी लिख सकते हैं कि प्रशासन में नैतिक जो है अभिवृत्ति क्यों चाहिए, नैतिक अभिवृत्ति का सकारात्मक होना क्यों जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, हमारे जो बंधुत्व की जो भावना है लोगों में, इसी तरह से उनको अपने मूल अधिकारों की उनकी रक्षा के लिए, और इसके साथ साथ उनको सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका त्वरित और शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए नैतिक मूल्य विकसित होंगे, अगर सकारात्मक अभिवृत्ति लेकर के अधिकारी चलते हैं, तो अधिकारियों में कुछ गुण हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि करुणा, उनमें करुणा होगी, ठीक है, कंपेशन होगा उनमें, ठीक है। इसी तरह से उनमें सहिष्णुता होगी, अगर सहिष्णुता की भावना होगी तो वे सही निर्णय ले पाएंगे और विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न वर्गों के बीच में एक जो है प्रेम और समरसता की जो भावना है उसको स्थापित कर पाएंगे। और इसी तरह अगर उनमें नैतिक अभिवृत्ति होगी सकारात्मक, तो उनमें होगा लोक सेवा के प्रति समर्पण, लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो इसलिए भी हमको जो है नैतिक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है। तो यह सभी होगा, कब होगा, जब आप में सकारात्मक नैतिक अभिवृत्ति होगी। अगर नैतिक अभिवृत्ति नकारात्मक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति
सत्यता का जो गुण है, सत्य होना, या फिर जैसे एक नैतिक मूल्य है सत्य बोलना या अहिंसा करना, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सत्य को अपने नैतिक मूल्य के रूप में धारण करता है, उसकी सत्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, या फिर गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो क्या होगा? क्योंकि गांधी जी कहते हैं अहिंसा के बारे में, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं कि जब कभी तुमको, गांधी जी ने जो जंतर दिया है वो क्या दिया है? गांधी जी ने यही तो दिया है कि जब कभी तुमको ऐसा लगे कि अहम तुम पर हावी हो रहा है और तुम नैतिक द्वंद्व की स्थिति में हो और क्या गलत है और क्या सही है इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में समाज के उस व्यक्ति को देखो जो अभावग्रस्त है। ठीक है, एक बार आपके जीवन में जो आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो जो बिल्कुल अभावग्रस्त हो, तो उसकी ओर देखो और ये सोचो कि आपके निर्णय से उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये गांधी जी ने कहा है। अब अगर आप इस सिद्धांत को मानते हो और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो वो सकारात्मक नैतिक अभिवृत्ति हो गई। अगर वो होगी तो निश्चित रूप से आपके जो भी निर्णय होंगे वो समाज में सुशासन लाने के लिए होंगे, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया कि प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति क्यों, आखिरकार क्यों चाहिए हमको नैतिक अभिवृत्ति? तो इसलिए चाहिए ताकि सुशासन की स्थापना हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, न्याय की स्थापना हो, और हमारे जो अधिकारी हैं, जो प्रशासक हैं, उनमें करुणा, सहिष्णुता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, ठीक है, इंटेग्रिटी, समानुभूति, इस तरह के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इस तरह के जो नैतिक मूल्य हैं, उनका विकास हो सके। अब बात आती है कि नैतिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अभिवृत्ति का विकास होता है, उन्हीं चीजों से नैतिक अभिवृत्ति का विकास होता है। हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, ठीक है, उनसे हम इनको सीखते हैं। नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा हमको दी जाती है विद्यालय स्तर पर, ठीक है, उसके माध्यम से भी हमें नैतिक मूल्यों का विकास, वही सेम टू सेम जो अभिवृत्ति निर्माण में सहायक तत्व हैं, वही तत्व आपको यहां पर भी, उनमें बस आपको ये जोड़ देना है कि नैतिक मूल्य। हर जगह आप अगर जोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि प्रशासन में नैतिक अभिवृत्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है प्रशासन में राजनीतिक अभिवृत्ति क्यों चाहिए। तो राजनीतिक अभिवृत्ति मैंने आपको समझा दी, नोट्स में आप सभी को दे दूंगा, ठीक है, आज मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आप एक बार देख लेना, तो वहां पर हमारा ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर मैंने पूरा लिंकअप कर रखा है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रशासन में राजनीतिक अभिवृत्ति, तो बात आती है कि आखिर प्रशासन में हमको राजनीतिक अभिवृत्ति के जो है, या हमारी जो राजनीतिक अभिवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हमको सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। अब देखिए, प्रशासन में काम करने के दौरान राजनीतिक रूप से हमारी जो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद जो भी है, अब हो सकता है आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के अपनी एक राय रखते होंगे। हो सकता है आपको कोई ना कोई राजनीतिक दल पसंद होगा, हो सकता है आपको किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा झुकाव होगा और आप उसकी जो विचारधारा है उसको व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन भी करते हैं। लेकिन क्या आप उस अपने व्यक्तिगत जो आपकी सोच या आपकी विचार हैं, क्या आप उसी के अनुरूप प्रशासन में रहते हुए व्यवहार करेंगे? जी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो इंटेग्रिटी है वो कहीं ना कहीं पर प्रभावित होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या चाहिए? ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि प्रशासन में रहते हुए आप अपनी व्यक्तिगत जो राजनीतिक सोच और विचार है उसके अनुरूप कार्य न करके राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर के कार्य करें। तो यहां पर हमको जरूरत होती है राजनैतिक तटस्थता की। ठीक है, किस चीज की? राजनैतिक तटस्थता की। राजनैतिक तटस्थता क्या होती है? राजनीतिक तटस्थता से क्या मतलब है? राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य है अपने विचारों के अनुरूप प्रभावित हुए बिना। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी विचार को तो आप मानते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो न्यूट्रल हो। हम किसी न किसी विचारधारा को या किसी न किसी समूह को पसंद करते हैं। तो अपने विचारों से या व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित ना होते हुए प्रशासन में
बिना किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लिए ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा पूर्वक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अपने अधिकारों का प्रयोग करना, यही दरअसल राजनीतिक तटस्थता कहलाता है। तो आपके निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए किसी विचारधारा से जिसको आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। आपका कार्य प्रशासन के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। प्रशासन में दिए गए जो लाभार्थी हैं या जो वर्णित हैं उन सभी तक आपके जो भी उनके लिए जो लाभ हैं उन तक उनकी पहुंच को आप सुनिश्चित करें, ना कि जिस राजनीतिक दल के प्रति आपकी जो विचारधारा है या जिसके प्रति आपका पसंद या नापसंद का भाव है उसकी ओर आप अग्रसरित हो। अगर उधर आप होते हैं तो ऐसे में आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, वो फिर एक इनजस्टिस की स्थिति जो है वहां पर आ जाती है। क्लियर है? तो कार्य जो भी आपके हैं वो गैर राजनीतिक ढंग से होने चाहिए। इसके अलावा एक और जो चीज है वो ये है कि किसी भी प्रशासक को किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ भी नहीं लेना चाहिए और उन दलों का सदस्य भी नहीं बनना चाहिए। जब तक वे प्रशासन में हैं तब तक उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वे प्रशासन छोड़ने के बाद में जब वे प्रशासन के सदस्य ना रहें या फिर लोगों को अनुचित लाभ ना दे सके तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है तब तक उनको नहीं रहना चाहिए। जब वो प्रशासन छोड़ दे और जब ऐसा हो जाए कि उनके हाथ में कुछ नहीं है तब वो चाहे तो किसी भी दल को ज्वाइन करें, वो गलत नहीं है। लेकिन जब तक आप किसी सरकारी पद पर हैं, जब तक आप लोक सेवक के रूप में हैं, एक पब्लिक सिविल सर्वेंट हैं, तब तक आपको जो है उसी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से तटस्थ हो करके। तो यह है आपकी राजनीतिक तटस्थता। अब बात आती है राजनीतिक तटस्थता का विकास कैसे होता है, तो वही सेम टू सेम मुद्दा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सामाजिक और जो बाकी कारक है वो भी आ जाएंगे। जैसे कि अब व्यक्ति की आपकी राजनीतिक जो अभिवृत्ति है उसके निर्माण में आपका परिवार, आपका समाज, आपका मीडिया जो है खास करके उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति, ठीक है, आपके सांप्रदायिकता अगर आपके क्षेत्र में हो सकता है उसका भी प्रभाव आपका हो। ठीक है, आपके जो आदर्श हैं उनका भी प्रभाव हो सकता है। तो या जिस भी माहौल के आप जो है संपर्क में आते हैं वहां से आप अपनी राजनीतिक अभिवृत्ति को विकसित करते हैं। अब किसी व्यक्ति का जो है शुरुआत से लालन पालन किसी विशेष राजनीतिक परिवार में होगा तो जाहिर है उसमें उसी परिवार की राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ है जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ सभी के विकास के लिए काम करते हैं तो वो समाजवादी तरीके की जो है प्रवृत्ति के साथ में विकसित होगा। अगर कोई बड़े व्यापारी धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ है तो उसके लिए एक पूंजीवादी अभिवृत्ति को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जिस माहौल में आप रहते हैं उसी के अनुरूप आपका ये विकास होता है। उसमें आप अलग अलग कारक फिर वहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति। अभी इसमें कुछ और टर्म्स बच जाती हैं, वो टर्म्स मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो वो टर्म्स भी आप समझ लें। पहली टर्म है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव को आप समझ लीजिए। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जब हम समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं या समाज के साथ संपर्क में आते हैं तो समाज कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो यदि समाज की किसी गतिविधि के माध्यम से या समाज के किसी भी विचार के माध्यम से आपके विचारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े, ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, तो वही दरअसल सामाजिक प्रभाव है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है, सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के विचार, उसकी पसंद और उसकी क्रियाशीलता, इसको जो है समाज के अनुरूप प्रभावित किया जाता है या समाज में प्रचलित जो भी धारा है उसके अनुरूप अगर वो बदलती है या उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम सामाजिक प्रभाव के रूप में देखते हैं। मीडिया, हमारे मित्रगण, हमारे जो समूह जिनमें हम रहते हैं, परिवारजन, इनके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो भी सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। तो ये ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रभाव हम किसको
कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सा इतना सा ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रभाव किसे कहते हैं। प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। एक और टर्म हमको पता चलती है, तो सामाजिक प्रभाव क्या हो गया? सामाजिक प्रभाव मतलब हमारे विचार, पसंद और अनुक्रिया का अनुक्रिया में दूसरों की उपस्थिति से होने वाला बदलाव। ये हो जाता है हमारा सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव मतलब किसी भी व्यक्ति के विचार, पसंद या अनुक्रिया में दूसरे किसी भी व्यक्ति या समूह की उपस्थिति से होने वाला जो बदलाव है उसको हम सामाजिक प्रभाव के रूप में देखते हैं। एक और टर्म आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनुनय। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूंकि यूपीएससी के सिलेबस में आते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला टर्म है अनुनय, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं समझाना बुझाना। ठीक है, अनुनय का मतलब आपने अनुनय विनय पढ़ा होगा, तो विनय का मतलब होता है विनती करना, लेकिन अनुनय का मतलब होता है समझाना। ठीक है, किसी को बताना कि भैया देखो ऐसी बात है, इस तरह से कार्य मत करो, इस तरह से कार्य करो। तो अपनी विचारधारा के अनुरूप सामने वाले के विचारों में परिवर्तन करना, ये अनुनय समझाना बुझाना कहलाता है। इसको हम बोलते हैं परसुएशन। ठीक है, परसुएशन इसको हम कहते हैं। तो परसुएशन अनुनय या समझाना बुझाना के रूप में परसुएशन को देखा जाता है। तो परसुएशन क्या होता है? परसुएशन का मतलब है सेम टू सेम किसी भी व्यक्ति के विचार, ठीक है, पसंद अथवा प्रतिक्रिया या अनुक्रिया जो भी है, विचार, पसंद या प्रतिक्रिया को तर्कों तथा विचारों के माध्यम से स्वयं के, ठीक है, स्वयं के तर्कों तथा विचारों के माध्यम से बदलना। तो जैसा बदलाव हम करना चाहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए हम सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो राजी करना उसको कि भैया तुम जो है मेरे कुछ उसको तर्क और कुछ विचार दे करके किसी भी व्यक्ति के विचार, पसंद और प्रतिक्रिया को स्वयं के तर्कों तथा विचारों के माध्यम से अपने हिसाब से बदलना। ठीक है, मतलब जैसा हम चाहते हैं, जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि वो व्यवहार करे, उसके हिसाब से बदलना। ठीक है, या फिर उसको हमारे अनुरूप, हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझाना बुझाना इतना इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए कि आपके, अगर आप जब अपने पद पर चले जाएंगे और जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये समझाना बुझाना आपको बहुत काम आने वाला है। समझाने बुझाने के माध्यम से आप आधी समस्याओं का हल तो वैसे निकाल देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में ये परसुएशन की कला सबसे महत्वपूर्ण है, परसुएशन का एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसको हम प्रभावोत्पादक संप्रेषण भी कहते हैं। तो परसुएशन की एक कला है, और ये कला जिस व्यक्ति में बहुत बेहतर है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जो है अपने जो करियर है, पूरे करियर में, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपने करियर में आसानी से बहुत सी समस्याओं का निदान कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्षेत्र के अधिकारी हैं, जैसे आप एसडीएम बन जाते हैं, और वहां पर आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र विशेष में किसी एक मुद्दे को लेकर के दो संप्रदायों में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब दोनों ही संप्रदाय अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उन दोनों संप्रदायों के प्रतिनिधियों को बुला करके, और यदि आप किसी भी तरीके से उनको राजी कर पाते हैं उस मुद्दे पर एक समन्वय सोच विकसित करने के लिए, या फिर एक समझौते पर आने के लिए, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी जीत होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे क्षेत्र में अशांति के बढ़ने और दंगों के फैलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो वहां पर ये जो विभिन्न प्रकार के तर्क देते हुए, मान लीजिए कि
वे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के उनमें झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे में आपकी जो शिक्षा है, जिसमें आपने ये देखा है कि कैसे सांप्रदायिकता के पीछे के मूल कारण है, ठीक है, या फिर जो संप्रदाय के बीच में जो सांप्रदायिक तनाव है, इनके पीछे का जो मूल कारण है, उसको अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से उनको इस बात के लिए राजी कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो सोच है उसमें कुछ कमियां हैं। आप बेहतर तर्क देते हुए या कुछ ऐसे उदाहरण जो कि पूर्व में देखे गए हैं, जहां पर संप्रदायों में बहुत ही मिलनसार या फिर जिसको हम बोल सकते हैं आपस में एक दूसरे की बातों को मानते हुए एक साथ जो सौहार्दपूर्वक रहते हैं, उनके उदाहरण देते हुए आप उन्हें समझा सकते हैं, उनके अतीत के उदाहरण दे सकते हैं और इस तरह से उनके बीच के झगड़े का निवारण कर सकते हैं। तो इस समझाना बुझाना किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति को बदलने में बहुत बड़ा कारक होता है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको भी लिख पाएंगे। देखिए, कोशिश ये कीजिए कि आपके खुद के विचार हों। 800 नंबर के आपके पेपर हैं और इतने सारे पेपर्स में आपको अलग अलग बहुत से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए आप पूरा का पूरा जो है ना रटने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। आपको अपने खुद के मौलिक विचार लाने पड़ेंगे, आपको केवल कंसेप्ट्स क्लियर करने। और ये तो इतना अच्छा पोर्शन है एथिक्स की, अगर हम बात करें तो एथिक्स अगर एक बार आपने चीजों को समझ लिया और कुछ कीवर्ड्स आपने अगर नोट डाउन कर लिए तो डेफिनेटली आप जो है ना इसमें मोर देन 50 नंबर्स तो आराम से ला सकते हैं। मतलब जनरली आप टॉपर्स के देखेंगे तो पेपर सेकंड में उनके मैक्सिमम 100, 110, 120 तक जो है नंबर होते हैं। और उसमें भी अगर आप 50 नंबर्स अकेले एथिक्स में कवर अप कर लेते हैं तो ऐसे में फिर आपके जो बाकी जो दोनों पोर्शंस है 140 नंबर के, उनमें अगर आप 50-60 नंबर भी ले आते हैं तो आप एक अच्छी रैंक पर पहुंचने लायक बन जाते हैं। तो आप देख लीजिए इस बार के टॉपर्स के भी 3 पेपर शुरुआती में 100 के करीब नंबर है। लास्ट पेपर में उनका 140 करीब स्कोर था तो उनका 440 तक नंबर चला गया। तो सेम टू सेम आप भी अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक जो है उसको भी शुरू करेंगे। तो एक प्रश्न यहां से जो दिया है पिछली बार वो मैं आपको बता देता हूं। क्या प्रश्न दिया था? यह प्रश्न था कि राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न आया था? राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। आसानी से आंसर दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले तो ये बताना है कि राजनीतिक तटस्थता क्या है। 20 से 25 शब्दों में आप बता सकते हैं कि राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य बिना अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित हुए प्रशासन के कार्यों के दौरान गैर पक्षधारिता को अपनाते हुए और जो है उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करना और अधिकारों का उपयोग करना है। राजनीतिक तटस्थता से हम जो है पक्षपात रहित होकर के सभी वर्गों के प्रति एक समान व्यवहार सुनिश्चित कर पाते हैं, जिससे सभी वर्गों में हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है और प्रशासन में सुशासन की स्थापना होती है। इसमें फिर आप अपने हिसाब से जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 50 शब्दों का है तो मुश्किल से 3 या 4 लाइनों में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप इसमें ये बताएं कि राजनीतिक तटस्थता क्या है, और आप इसमें चाहें तो अभिवृत्ति का भी टॉपिक ले सकते हैं कि राजनीतिक तटस्थता आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो अब राजनीतिक अभिवृत्ति का एक सकारात्मक पक्ष राजनीतिक तटस्थता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक तटस्थता राजनीतिक अभिवृत्ति का एक सकारात्मक पक्ष है, जिसमें किस तरह से आप व्यवहार करते हैं वो बता दें और कैसे वो सुशासन सुनिश्चित करती है उसको आप वहां पर बता सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था जिसको आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो यहीं पर मैं कक्षा की समाप्ति करता हूं और अगली कक्षा में हम सभी अगले टॉपिक के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे करंट अफेयर्स का आप लाभ ले सकते हैं। पूरा का पूरा करंट अफेयर का पैकेज आपका पूरा साल भर का आपको अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर, तो आप उसे जरूर एक बार देखें। निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा में भी काफी मदद मिलेगी। प्रीलिम्स में आपके लगभग 19 के करीब प्रश्न, हमारे 20 जो टोटल क्वेश्चन आए थे उनमें से 19 प्रश्न सीधे सीधे करंट अफेयर की बुक्स में से दिए गए थे। धन्यवाद।